पिछले वीडियो में हमने विधान परिषद का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम विधानसभा पर चर्चा करेंगे। संविधान के आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना, गठन, उसके कार्यों के बारे में व्याख्या की गई है। इसमें बताया गया है कि राज्य, जो भारत के राज्य हैं, उनमें विधानसभा सदस्यों की संख्या एक जैसी नहीं है, अलग अलग होगी, क्योंकि ये सदस्य संख्या जनसंख्या पर आधारित होगी। यानी जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा होगी। जिन राज्यों में जनसंख्या कम होगी वहाँ के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम होगी। और ये जो जनसंख्या है, इसकी गणना का आधार क्या है, इसमें हमें बताना पड़ेगा कि 1971 में जो देश में जनसंख्या की जनगणना हुई थी, उसी के आधार पर हम राज्यों की जनसंख्या का आधार मानते हैं। और ये जनसंख्या जो गणना है वो देश में 2026 तक लागू रहेगी। यानी जनसंख्या के आधार पर जो भी काम करना हो, सदस्य चुनने हो, वो आधार माना जाएगा 1971 की जनगणना। इसके लिए संविधान में उल्लेख किया गया है कि किसी भी राज्य के विधानसभाओं की या विधानसभा की सदस्य संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होगी और किसी भी विधानसभा की संख्या 60 से कम नहीं होगी। लेकिन हमारे देश में इसका अपवाद भी मिलता है, क्योंकि कुछ राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है, जैसे गोवा है, मिजोरम है, सिक्किम है। इन राज्यों की विधानसभा में जो सदस्य संख्या है वो कम पाई जाती है। जैसे गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। लेकिन फिर भी इसकी विधानसभा को मान्यता दे दी गई है, क्योंकि इनकी जनसंख्या बहुत कम है। उसके बाद इसमें हम देखना है कि इनका चुनाव या निर्वाचन कैसे होता है। इसमें हमें बताना है कि लोकसभा की तरह इनका भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। यानी 18 वर्ष का आयु के सभी लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी ये जो विधानसभा है, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुनी गई एक सभा मानी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यता के लिए हमें बताना है इसमें कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जो हमेशा हम बताते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा कि सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो विधान परिषद को हम पढ़ रहे थे उसमें आयु 30 वर्ष है, इसमें कितनी है, 25 वर्ष। तीसरा है कि वो सदस्य किसी भी सरकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। चौथा आता है इसमें कि वो पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। और चीज़ें आती हैं कि सभी योग्यताएं इसमें होनी चाहिए जो संसद के कानून द्वारा निश्चित की गई हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इस विधानसभा कार्यकाल कितना है। इसमें हमें बताना है कि जैसे केंद्र में लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष है, ऐसे ही राज्य की विधानसभाओं का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लेकिन ये 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इसको 5 साल से पहले भी हटाया या भंग किया जा सकता है। इसके दो कारण हमारे देश में हैं। पहला है, यदि कोई राज्य के अंदर संवैधानिक संकट आता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर विधानसभा को भंग कर दिया जाता है और राज्यपाल उसका कार्य संचालन करता है। दूसरा होता है कि मानो किसी राज्य के अंदर गठबंधन की सरकार बनती है और कोई भी दल बीच में ही अपना समर्थन वापस करता है, तो ऐसी स्थिति में वो सरकार अपना बहुमत खो देती है और उसको भंग कर दिया जाता है। बाद में हम देखेंगे इसके संचालन कैसे होता है या इसकी गणपूर्ति क्या है, इसका कोरम क्या है। तो कोरम जानने के लिए हमारे संविधान व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा के जो कुल सदस्य हैं उनका 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। यानी जैसे 400 सदस्य हैं तो उनमें से 40 मेंबर जब तक सभा में नहीं शामिल होंगे, जब तक उसकी कार्यवाही संचालित नहीं
की जाएगी। इसके बाद इसमें आता है कि अधिवेशन की क्या व्यवस्था है। तो इसमें बताना है जो लोकसभा में है वही इसमें है कि राज्यसभा के अधिवेशन में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे हमें कि इसकी कार्रवाई संचालित करने के लिए अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी व्यवस्था या निर्वाचन कैसे होता है। इसमें हम बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्य ही अपने आप में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। उसके बाद जो भी संचालन होता है विधानसभा का वो अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। फिर इसमें प्रश्न आता है कि क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इनके पद से भी हटाया जा सकता है। तो इसके लिए व्यवस्था की गई है कि सदन एक बहुमत के आधार पर कोई प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से भी हटा सकता है। लेकिन इसके लिए इस सदन को उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को 14 दिन पहले एक पूर्व नोटिस जारी करना होगा। उसके बाद ही ये प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि विधानमंडल या विधानसभा सदस्यों का वेतन और भत्ते क्या हैं। तो इसमें हमें बताना है कि राज्य की सरकार ही विधानसभा के सदस्यों का वेतन भत्ते निश्चित करती है और ये व्यवस्था सभी राज्यों में अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद राज्य के सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और इन सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि सदस्यों को सदन में अपने विचार प्रकट करने का पूर्ण अधिकार होता है और सदन में कही गई किसी भी बात के आधार पर उन पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। दूसरा ये है कि सदन के अधिवेशनों यानी बैठकों की अवधि में भी किसी भी सदस्य को दीवानी मुकदमों के अधीन बंदी भी नहीं बनाया जा सकेगा। फिर इसमें हम देखेंगे कि क्या इन सदस्यों को सदस्यता को भी समाप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या प्रावधान है हमारे यहाँ। तो मुख्य रूप से 2 प्रावधान हैं जिसके आधार पर इन सदस्यों की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। पहला तो यह है कि जैसे विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा, यदि कोई व्यक्ति इन दोनों ही सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्यागपत्र देना पड़ेगा। दूसरा होता है कि यदि कोई सदस्य सदन की बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो ऐसी स्थिति में भी उसके पद से समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद हम इसमें अब विधानसभा के शक्तियों और कार्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य रूप से इसकी शक्तियां और कार्य 3 तरह के होते हैं। मुख्य रूप से एक तो होता है विधायिनी शक्तियां होता है, दूसरा कार्यपालिका शक्तियां होता है, तीसरा वित्तीय शक्तियां होता है। तो विधायिनी शक्ति में ये उल्लेख किया गया है कि राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है और सम्मति सूची के विषयों पर भी कानून बनाया जा सकता है, परंतु वह कानून संसद के कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, वरना वो अमान्य समझा जाएगा। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि संसद की कई स्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे आपातकाल में, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर, राष्ट्रपति शासन की अवधि में भी। दूसरा इसमें बताना है हमें कि साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, परंतु जो धन विधेयक है वो केवल निचले सदन यानी कि विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। किसी विधेयक को कानून का रूप देने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है और उस पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होना भी आवश्यक होता है, परंतु केंद्र की भांति राज्यों में भी निर्णायक शक्ति निचले सदन यानी कि विधानसभा को ही प्राप्त है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। इसमें बताना है कि जो राज्य विधान मंत्रिपरिषद होती है वो विधानमंडल यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधानमंडल अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिपरिषद को पद से हटा सकता है। विधानमंडल के दोनों सदन मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्रियों से किसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी लेने के लिए
काम रोको प्रस्ताव भी रखा जा सकता है, अर्थात मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरी जो मुख्य है इसकी है वित्तीय शक्तियाँ। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि वित्तीय शक्तियों के मामले में विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि राज्य का जो बजट है वो विधानसभा द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है। बजट हो, वित्त विधेयकों में जो विधान परिषद की शक्तियां हैं वो विधानसभा से काफ़ी कम हैं। इसके अलावा इसकी कुछ और शक्तियों को हम जान सकते हैं, जैसे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं। ये हम जब ने राष्ट्रपति को पढ़ा था तो उसमें बताया गया था। और आखिर में हम कह सकते हैं कि संविधान के संघीय उपनियमों में संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। यानी संविधान संशोधन में एक प्रक्रिया ये भी है कि इसमें संसद के साथ साथ देश के आधे राज्यों विधानमंडलों का समर्थन भी होना चाहिए। धन्यवाद।